नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क की। टाइम एंड वर्क यानी कार्य और समय। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आप कोई भी एग्जाम देते हैं उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रीजन बिहाइंड के इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है। दूसरा रीजन, आप इसमें वैरायटीज बदल सकते हैं कॉन्सेप्चुअली। यहाँ पे बच्चे के साथ खेल सकते हैं, दिमाग के साथ। आपके कोशिशें यानी आप कितनी कोशिश कर सकते हैं इस तरीके के सवालों में, बेसिक को लेकर इस पर बहुत ज़्यादा आपका डिपेंडेंट करता है कि टाइम एंड वर्क के सवाल आप कितना अच्छा करेंगे एग्जाम में। तो आज हम लोग किसकी बात करेंगे? टाइम एंड वर्क के बेसिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके मन में आता है कि टाइम एंड वर्क होता क्या है, तो समय और कार्य एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं या इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर हम उसकी बात करें। आप मान लीजिए किसी कार्य को करने में अगर आपको टी समय लगता है, टी समय में आप डब्ल्यू वर्क कर रहे हैं, टी समय में अगर आप डब्ल्यू वर्क कर रहे हैं, तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैं कार्य को बढ़ा रहा हूं, मैं काम को बढ़ा रहा हूं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? समय भी बढ़ाना पड़ेगा, मुझे समय भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, यानी वर्क जितना बढ़ेगा समय उतना ही बढ़ेगा, अगर बाकी चीजें क्या है? कांस्टेंट है, यानी निर्धारित फिक्स्ड है। ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूं कार्य क्षमता की, वर्क एफिशिएंसी की, अब वर्क एफिशिएंसी या कार्य क्षमता क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कोई व्यक्ति है ए जो किसी काम को 30 दिन में करता है, कोई व्यक्ति है ए जो किसी काम को 30 दिन में करता है, तो आपके दिमाग में बात आती है कि भैया ए अगर 30 दिन में एक पूरा काम कर रहा है, यानी ये हर दिन 1/30 काम करता है, यानी ये हर दिन 1/30 काम करता है। यही तो कॉन्सेप्ट हुआ। अगर ए अकेले 30 दिन में पूरा काम करता है, यानी हर दिन 1/30 भाग काम करता रहेगा। अगर 1/30 भाग हर रोज काम करेगा तो 30 दिन में पूरा एक काम हो जाएगा। तो ये 1/30 जो आया, ये वर्क एफिशिएंसी हो गई। क्या हो गया? वर्क एफिशिएंसी हो गई। तो कार्य क्षमता, वर्क एफिशिएंसी, या अगर आप चाहें तो इसे डायरेक्टली एफिशिएंसी लिख लें, नीटा। ये क्या हो जाता है? 1/टाइम हो जाता है। ये क्या हो जाता है? 1/टाइम हो जाता है। अभी आपने देखा 30 है, 1/30 कर दिया। या आप कह सकते हैं ये एक्चुअली क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम होता है, कि वो पूरा काम कितना एफिशिएंसी टाइम से डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी। अब वर्क को क्योंकि हम 1 मानते हैं, वर्क को क्योंकि हम 1 मानते हैं, तो ये 1/टाइम के फॉर्म में चलता है। वैसे क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, कि कितना काम है कितने समय में कर रहे हैं, तो ये इसकी कार्य क्षमता हो जाती है। तो अब हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। वो क्या है? एफिशिएंसी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने कभी भी कार्य क्षमता बढ़ाई, अगर मैंने कभी भी कार्य क्षमता बढ़ाई, तो किसी काम को करने में लिया गया समय घट जाएगा। या अगर कार्य क्षमता घट रही है तो समय बढ़ जाएगा। अगर कार्य क्षमता घट रही है तो समय बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप जो है, आप एक दिन नॉर्मली अगर आप खाना खाते हैं, ठीक है, आप एक रोटी 1 मिनट में खाते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब क्या हुआ? आपको बहुत तेज भूख लग रही थी, आप घर गए, आपने एक रोटी क्या करी? आधे मिनट में खा ली। एक रोटी आधे मिनट में खा ली, यानी आपने अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा लिया। जो पहले एक थी अब उसे मतलब 1 मिनट में एक थी, अब वो आधे मिनट में एक हो गई। अब आपके पास 5 रोटियां हैं, 5 रोटियां हैं, तो पहले अगर आप 5 मिनट में खा रहे थे, अब कितने में खा लोगे? 2.5 मिनट में। पहले अगर आप 5 रोटियां कितनी देर में खा रहे थे? 5 मिनट में, अब आप खा लोगे 2.5 मिनट में। अभी हमने बताया, देखो कैसे, एफिशिएंसी इक्वल टू टाइम, वर्क अपॉन टाइम। अब ऐसे समझो, वर्क पहले 5 रोटी था, अब भी 5 रोटी है। पहले एफिशिएंसी कितनी थी? पहले एफिशिएंसी आप मान लीजिए 5 मिनट में खा रहा था, एक रोटी की 1 थी। अब क्या किया मैंने? एफिशिएंसी को दुगना कर दिया, यानी डबल कर दिया। तो रोटी आपकी 5 है, टाइम कितना लगेगा? टाइम आपका हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5। तो आप देखिए, जब आपने कार्य क्षमता को दुगना किया, समय कितना हो गया? आधा हो गया। समय क्या हो गया?
आधा हो गया। तो हमें पता है जब भी कार्य क्षमता बढ़ती है तो समय उसी रेट में कम हो जाता है। तो आप कह सकते हैं अगर दो लोग हैं उनकी कार्य क्षमता का अनुपात ये है तो इनके लिए गए समय का अनुपात ये हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा एफिशिएंसी के। ठीक है, अच्छा, पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अगर हम मैन पावर से रिलेट करें, किससे रिलेट करें? मैन पावर, यानी कोई आदमी कितने लोग काम कर रहे हैं मिलकर, तो मैन पावर भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टाइम के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है टाइम के। मतलब अगर आप आदमियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगर आप आदमियों की संख्या बढ़ा रहे हैं तो समय क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। या अगर आप आदमियों की संख्या घटा रहे हैं तो समय क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही। एग्जाम्पल समझो, आपके घर में एक आइसक्रीम है, आपके घर में एक आइसक्रीम है जो आप एक दिन में खाते हो, पूरी आइसक्रीम एक दिन में आराम से खाते हो। अब क्या हुआ? आपका दोस्त आ गया। अब आपका दोस्त आ गया, आप दोनों बराबर एक दिन में एक पूरी आइसक्रीम खाते हो, दोनों मिलकर वो आइसक्रीम खाने लगे तो आधे दिन में आइसक्रीम खत्म हो गई। आधे दिन में आइसक्रीम खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि दो लोग आ गए थे। क्यों? क्योंकि दो लोग आ गए थे। यानी जब कोई एक ही काम दो लोग मिलकर करे या दो, जैसे जैसे लोग बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे उस काम को करने का समय कम होता चला जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? नंबर ऑफ मैन पहले केस में अपॉन नंबर ऑफ मैन दूसरे केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम दूसरे केस में अपॉन टाइम पहले केस में। क्लियर है? तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया कि टाइम किस किस पे डिपेंड करता है, कैसे कैसे डिपेंड करता है। अब हम लोग इस पे सवालों की बात करते हैं कि इसमें सवाल किस तरीके से बनते हैं और उनके पीछे की अप्रोच क्या है, ट्रिक क्या है। तो मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, जबकि बी दूसरा व्यक्ति उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब हमारे दिमाग में बात आई कि जो एफिशिएंसी है वो इस समय क्या होना चाहिए? 1/10 ए के लिए, और बी के लिए ये क्या होनी चाहिए? 1/15। ए के लिए हो जाएगी 1/10, बी के लिए हो जाएगी 1/15। अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, अब ये दोनों मिलकर कार्य कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितनी होनी चाहिए? एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी होना चाहिए 1/10 प्लस 1/15, 1/10 प्लस 1/15, यानी कि यहां पे एलसीएम आपका आ जाएगा 30, 3 प्लस 2 यह आपका आ जाएगा 5/30, 1/6। तो अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं ए प्लस बी की, तो ये 1/6 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 1/6। तो टाइम कितना होगा? ए प्लस बी का एक साथ लिया गया टाइम क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा, है ना। तो अब हमें यहां पे क्या पता चलता है? एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट पता चलता है कि 1/टाइम ए के द्वारा लिया गया प्लस 1/टाइम बी के द्वारा लिया गया बराबर हो जाएगा 1/टाइम ए प्लस बी के द्वारा लिया गया। यानी हमने क्या किया? एफिशिएंसी ऑफ ए ऐड करी, एफिशिएंसी ऑफ बी ऐड करी, हमने कहा ये बराबर होना चाहिए एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। ठीक है। अगर आप इसे फॉर्मूले के फॉर्म में लिखना चाहें तो आप कह सकते हैं टाइम जो ए और बी मिलकर लेंगे वो बराबर हो जाएगा टाइम ऑफ ए इंटू टाइम ऑफ बी अपॉन टाइम ए प्लस टाइम बी। ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया, बेसिक अप्रोच हो गई। लेकिन अगर हम बात करें इसे हम लोग इस मेथड से नहीं करते, हम लोग इसके लिए एक मेथड यूज करते हैं जिसको कई लोग लाइन मेथड कहते हैं, लाइन कह रहा हूं, यूनिट मेथड कहते हैं, कई लोग कुल्लल मेथड कहते हैं, कई लोग आइसक्रीम मेथड, रसगुल्ला मेथड, चेयर मेथड, यूनिट मेथड, अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है, अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है। पर हम लोग उस नाम से फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहां पे कॉन्सेप्ट क्या है? अभी देखिए, आप क्या कर रहे थे? वर्क को ले रहे थे 1, वर्क को 1 ले रहे थे और टाइम से डिवाइड कर रहे थे बार बार एफिशिएंसी फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि वर्क को हम क्या मान रहे थे? 1। अब मैं कहता हूं कि मैं वर्क को कोई ऐसी चीज मान लूं जो टाइम से डिविजिबल हो, क्योंकि मुझे पता है एफिशिएंसी क्या होना चाहिए? वर्क अपॉन टाइम। एफिशिएंसी क्या होना चाहिए? वर्क अपॉन टाइम। तो अगर मैं आपसे कहता हूं
ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है, तो ये मिलकर कितने दिन में ये काम करेंगे? तो आप क्या कहेंगे? 10 और 15 है। क्या है? 10 और 15 है। तो आपके दिमाग में आएगा पहले मैं ऐसा वर्क मान लूं जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। मैं क्या करूं? मैं यहां पर ऐसा वर्क मान लूं जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर वर्क इन दोनों से डिवाइड होगा तो मेरे पास कार्य क्षमता निकालना बड़ा आसान हो जाएगा। मेरे पास कार्य क्षमता निकालना बहुत आसान हो जाएगा, है ना? तो मैंने क्या किया, अगर मुझे कभी कोई कंडीशन दी जाए कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, और मुझे वर्क को 1 मानना पड़े, वर्क को 1 मानना पड़े, तो फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाती है। पर अगर मैं ऐसा कुछ वर्क मान लूं जो उन दोनों दिनों से डिवाइड हो रहा हो, 15 दिन लिया था अपन ने, है ना? 15 दिन लिया था, ठीक है? तो इन दोनों से 30 डिवाइड हो रहा है, तो यहां से मेरे पास कार्य क्षमता बड़ी आसानी से आ जाएगी। इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 3 और इसकी कार्य क्षमता हो जाएगी 2। कैसे निकाला? 30 को वर्क को डिवाइड बाय टाइम किया, वर्क को डिवाइड बाय टाइम किया। अब ये आपकी कार्य क्षमता आ गई। आपको पता है ए और बी की मिलाकर कार्य क्षमता, ए और बी की मिलाकर जो कार्य क्षमता आ रही थी वो बराबर थी ए की एफिशिएंसी प्लस बी की एफिशिएंसी से। यही तो कॉन्सेप्ट लगाया था। तो ए और बी की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी हो गई? 5। ए और बी की मिलाकर कार्य क्षमता कितनी हो गई? 5। और अगर कुल काम 30 है, डिवाइड बाय 5, तो कितने दिन लगे? 6। आंसर आ गया। कितने दिन लगे? 6। आंसर आ गया। अब आपके मन में आएगा सर इससे मैं क्यों करूंगा जब मेरे पास ये कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से लग सकता है, a इंटू बी अपॉन ए प्लस बी। मैं सीधे सीधे 10 इंटू 15 डिवाइड बाय 25 क्यों ना करूं? 25 से 150 चला जाता है 6 बार, एक लाइन में आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, आप जब दो चीजों को सिंपली ऐड करने की बात आए तब तो इसको इस्तेमाल करो, ये फॉर्मूला बहुत काम वाला है। लेकिन अब सवाल इतने आसान नहीं आते ना, कॉम्प्लिकेशन के साथ आते हैं, जहां पे सवाल ऑल्टरनेटिवली के लिए वर्क आता है। कुछ लोग इतने दिन काम कर रहे हैं, कुछ लोग इतने दिन काम कर रहे हैं। ऐसे समय में जब आप एफिशिएंसी की वैल्यू एग्जैक्ट लेकर चलते हैं तो आपके सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, और हमें यह बात दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हम क्या करेंगे, हम वर्क को कुछ ऐसी चीज मान लेंगे जो डिवाइड हो इजिली टाइम से। यानी कहने का मतलब है, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को मान लीजिए 15 दिन में कर रहा है। ए 6, बी कुछ और लेते हैं, ए 6, बी ले लेते हैं हम लोग 9। ठीक है, 6 और 9 ले लेते हैं। 15 भी लिया था इसलिए हमने कहा 15 नहीं लेते, 6 और 9 ले लेते हैं। अब मेरे दिमाग में बात क्या आती है कि 6 और 9 का एलसीएम ले लूं। 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है आपका? 18 हो जाता है। 6 से ये चला जाता है 3 बार, 9 से ये चला जाता है 2 बार, 18/5 आ जाएगा। अब आपको पता है 18/5 का मतलब हो जाएगा 5 सही 3/5, सॉरी 3 सही 3/5, 5 3 15 प्लस 3 3/5। तो ये आपकी इजी अप्रोच हो जाती है। अब यहां पे आपके साथ कुछ भी खेला जाएगा सवाल में, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लो आपसे कहा जाए सवाल में ए 2 दिन काम कर रहा है, बाकी दिन बी ने काम किया, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? ए 2 दिन काम कर रहा है यानी 3 काम करता है 1 दिन में, तो ए 2 दिन में कितना काम करेगा? 3 × 2। अब बाकी दिन बी ने काम किया, हमें नहीं पता बी ने कितने दिन काम किया। हमारे दिमाग में क्या बात आई कि बी 1 दिन में 2 काम करता है, अगर x दिन तक काम किया तो इसने कितना काम किया होगा? 2 × x। और ऐसा करने पर 18 काम पूरा हो जाता है। ऐसा करने पर 18 काम पूरा हो जाता है। तो आपने देखा 2 2 2 से 9 बार, ठीक है, x की वैल्यू कितनी हो गई? 9 - 3 यानी 6, यानी बचा हुआ काम b 6 दिन में कर रहा था। ठीक है, अब अगर आप इसे बेसिक फॉर्मूले से लेके जाते तो आप कहते हैं 2/6 प्लस x/9 इक्वल टू 1/, आपको नहीं पता, अब आपकी कंडीशन बिगड़ जाती है। आप कहते हैं ये कितना होगा, हमें नहीं पता, 1 के बराबर है ना। तो आप क्या करोगे? आप कहोगे पूरा काम हो जाता है तो इसको 1 ले लो। अब यहां पे इसका एलसीएम लेके सॉल्व करना थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। करके देख लो, 2 से ये चला जाएगा 3 बार, ठीक है, ये आपकी कंडीशन उधर चली गई, तो ये आप कहोगे 9 इक्वल टू 2/3, 3 से ये चला गया 3 बार, x की वैल्यू 6।
ये भी कैलकुलेटिव होता चला जा रहा है ना, ये भी क्या हो जा रहा है, कैलकुलेटिव होता हुआ चला जा रहा है। वहां पे क्या है, आप जब उस तरीके से करते हैं बहुत सारे सवाल जो बहुत टफ से लगते हैं इसकी मदद से बड़े आसानी से हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? जो बेसिक कॉन्सेप्ट हम आपको बताना चाह रहे हैं वो क्लियर हुआ कि नहीं? हो गया होगा, है ना? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए तो देखते हैं कैसे कैसे सवालों को ये बड़ी आसानी से कर सकता है। एक कंडीशन ले लेते हैं हम लोग बड़ी आसान सी, कि ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एक वैल्यूज ले ली, ए 10 दिन, बी 12 दिन, सी 15 दिन। यहां पे अगर मैंने एलसीएम लिया, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 60, 10 से 6 बार, 12 से 5 बार, 15 से 4 बार। इतनी वैल्यूज आप याद रखना, हम बार बार इसे रब कर देंगे लेकिन आप लोग के पास रहना चाहिए डेटा, ठीक है? ये डेटा एक जगह कहीं नोट डाउन कर लो, बाकी सारे सवाल कई इसमें कंडीशन हम लोग समझेंगे, फिर जब सवाल लगाएंगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सवाल उसमें दिखते रहेंगे। अभी बेसिक इतना याद रखिएगा, ठीक है? ये डेटा आप याद रखिएगा। अब पहली कंडीशन हम बात करते हैं कि तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो तीनों एक साथ काम करेंगे हम क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे 60 डिवाइड बाय 6 प्लस 5 11 प्लस 4 15, 15 से ये चला गया 4 बार। अगर तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। तीनों एक साथ काम कर रहे हैं तो 4 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अब कहा जाए तीनों ऑल्टरनेटिवली काम करें, तीनों ऑल्टरनेटिवली यानी एकांतर क्रम में काम करें। अब यहां पे क्रम पता होना जरूरी है। अभी मैंने मान लिया ये क्रम ऐसे है कि ए ने पहले दिन काम किया, बी ने दूसरे दिन काम किया, सी ने तीसरे दिन काम किया, ठीक है? ऑल्टरनेटिवली काम कर रहे हैं, ए पहले दिन, बी दूसरे दिन, सी तीसरे दिन। अब यहां पे हमारी अप्रोच क्या बनती है, ध्यान से देखिएगा। ऑल्टरनेटिवली का मतलब है एकांतर क्रम, यानी एक दिन ए काम कर रहा है, तो हमें पता चला पहले दिन ए ने काम किया। जब पहले दिन ए काम करता है तो कितना काम करता है, 6 काम करता है, सही है? दूसरे दिन बी ने काम किया, जब बी दूसरे दिन काम करने पर आता है 5 दिन काम करके चला जाता है। तीसरे दिन सी ने काम किया, तीसरे दिन सी आता है और 4 काम करके चला जाता है। पहले दिन ए आया 6 काम कर गया, दूसरे दिन बी आया 5 काम कर गया, तीसरे दिन सी आया 4 काम कर गया। अब हमारे दिमाग में क्या बात आती है कि अगर हम इसको टोटल करें तो हमें पता चला 3 दिन का काम 15 है, 3 दिन का काम 15 है। तो अब हमारे पास क्या लॉजिक बना कि अगर 3 दिन का काम 15 है तो आप कह सकते हैं 3 दिन में 15 काम हो रहा है। अब आपको एग्जैक्टली नहीं पता, एग्जैक्टली पता है कि 15 का 4 गुना 60 होता है, तो आप क्या करते हो, आप कहते हो 15 से 4 बार 60 हो जाएगा और 3 से 4 बार 12, यानी 12 दिन में इस तरीके से 60 काम हो जाएगा। क्यों किया ऐसा? हमें पता चला हर 3 दिन की साइकिल में 15 काम होगा, हर 3 दिन की साइकिल में 15 काम होगा, यानी अगर 15 काम ऐसा 4 बार होगा, यानी 4 बार ये साइकिल चलनी चाहिए। एक साइकिल में 3 दिन, तो 4 साइकिल में 4 × 3 12 दिन। अब मान लीजिए ये 60 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता, मान लीजिए, मानने में कुछ नहीं जाता कि ये 60 से पूरी तरीके से डिविजिबल नहीं होता, तब क्या केस होता? ठीक है, तो अगर यहां पे 60 की जगह कुछ और वैल्यू होती जहां पे ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता। क्या था? ए 10, बी 12, सी 15, एलसीएम 60 आ रहा था, ए की वैल्यू हमारी आ रही थी 6, 5, 4, ये कंडीशन थी, है ना? अगर मैं आपसे यहां पे सवाल में कुछ ट्विस्ट लाते हैं, अपन सवाल में ट्विस्ट लाते हैं, हम कहते हैं ए हमेशा काम करे, ए ऑलवेज वर्क, ठीक है? और बी और सी ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं, बी और सी ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं, ठीक है? बी और सी ऑल्टरनेटिवली, क्रम क्या है? यही है, ऑल्टरनेटिव। क्लियर है बात? हमें क्या पता है? ए रोजाना काम कर रहा है, जबकि बी और सी ऑल्टरनेटिवली आ रहे हैं, यानी एकांतर क्रम में आ रहे हैं। अब क्या लॉजिक चलाएंगे? हमें पता चला
पहले दिन ए ने काम किया और बी ने काम किया, यानी 11 काम हो गया। दूसरे दिन आपका ए ने काम किया और बी ने काम किया, यानी अब 10 काम हो गया। ए ने काम किया और सी ने काम किया। तो आपको पता चला 2 दिन में 21 काम हो रहा है। 2 दिन में 21 काम हो रहा है। अब आप क्या कहोगे कि अगर 2 दिन में 21 काम हो रहा है, अब क्या साइकिल? ये साइकिल अब आप अगर 3 बार चला दोगे तो 63 हो जाएगा, 60 से ऊपर हो जाएगा। 63 हो जाएगा, 60 से ऊपर हो जाएगा। तो वहां नहीं जाना, अभी हम इसको बेसिक लेके चलेंगे। तो हमने कहा कि ये 2 ही बार साइकिल चल पाएगी। ऐसी साइकिल केवल 2 बार चल पाएगी, क्योंकि तीसरी बार काम ज्यादा पहुंच जा रहा है। तो अगर ये साइकिल केवल 2 बार चलेगी, यानी 4 दिन तक चलेगी, और 4 दिन में 42 काम पूरा हो जाएगा। मतलब साइकिल के अकॉर्डिंग काम 4 दिन में 42 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? 5वां दिन आएगा, और 5वें दिन कौन काम पर आएगा? आपको पता है, पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन ए और बी मिलकर आएंगे। यानी ऑड पर ए और बी चल रहा है, इवन पर ए और सी चल रहा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऑड पर ए प्लस बी, इवन पर कौन चल रहा है? बी प्लस सी। तो हमें पता चला 5वें दिन आ गया कौन? हमारा ए आ गया। 5वें दिन कौन आ गया? ए प्लस बी आ गया, यानी 11 काम हो गया। तो 42 प्लस 11, 42 प्लस 11 कितना हो गया? 53। 42 प्लस 11 काम हो गया 53। यानी अब छठे दिन के लिए पूरा काम नहीं बचा, क्योंकि छठे दिन कितना काम होता है? 10 काम होता है, पर छठे दिन के लिए पूरा काम नहीं बचा। अब छठे दिन के लिए कितना काम बचा? 7 काम बचा। अब आपके दिमाग में क्या बात आती है कि एक दिन 10 काम एक दिन में होता है, 10 काम एक दिन में होता है। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि 7 काम होना है, तो ये कितने दिन में होगा? 1/10 इंटू 7, या आप कह सकते हैं 7/10 दिन में हो जाएगा। एक काम कितने, 7 काम कितने में होगा? 7/10 दिन। तो 5 दिन काम हो चुका था, 5 दिन काम हो चुका था। इसके बाद अगर 7/10 दिन और काम हो जाता तो आपका पूरा 60 काम कंप्लीट हो जाता। 53 हो चुका था, 53 में 7 काम और हो जाता तो ये 60 हो जाता, और ये 7 काम करने में इसे कितना समय लग रहा है? 7/10। तो टाइम कितना हो गया? 5 से ही 7/10। अच्छा, इसमें हम दूसरी अप्रोच क्या लगा सकते थे? ध्यान से समझना। हमारा क्या कंडीशन आ रही थी कि पहले दिन 11 काम है, दूसरे दिन 10 काम है। पहले दिन 11 काम है, दूसरे दिन 10 काम है। अब हमारा लॉजिक क्या कह रहा है कि पहले दिन ए प्लस बी, दूसरे दिन बी प्लस सी, और 2 दिन में 21 काम हो जा रहा है। काम कितना कंप्लीट करना है? 60। अब मेरे दिमाग में एक बात आई कि अगर मैं साइकिल को 3 बार चलाता, तो मुझे पता चल जाता कि 6 दिन में 63 काम हो गया। साइकिल अगर 3 बार पूरे 3 दिन चलती, 3 बार चलती पूरी साइकिल, तो 6 दिन में 63 काम हो जाता। लेकिन ये एक्चुअल काम से क्या हो जाता? 3 ज्यादा हो जाता। ये एक्चुअल काम से क्या हो जाता? 3 ज्यादा हो जाता। यानी मुझे पता चला कि आखिरी दिन 10 काम हो रहा था, इसमें 3 काम ज्यादा हो गया। 10 काम हो रहा था, इसमें 3 काम ज्यादा हो गया, यानी केवल 7 काम होना था। आखिरी दिन केवल 7 काम हो रहा था, यानी छठे दिन में 5 दिन तक तो काम पूरा हुआ, छठवें दिन सिर्फ 7 काम के लिए काम हुआ, और हर दिन कितना काम होना चाहिए था? उस दिन 10 काम होना था, यानी 7/10 भाग के लिए काम हुआ। कितने के लिए? 7 काम हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर 10 काम होता है तो 3 काम एक्स्ट्रा हो रहा है, यानी 10 - 3 7 काम होना चाहिए। 3 काम एक्स्ट्रा हो रहा है तो 10 में से 3 हटाया, केवल 7 काम होना चाहिए था। किस हिसाब से? 7/10 के हिसाब से। तो 5 दिन पूरा काम हुआ, बचा हुआ काम 7/10 के हिसाब से हुआ। छठवें दिन पूरा काम होता तो 3 काम एक्स्ट्रा हो जाता, इसलिए छठवा नहीं, छठे से कुछ कम होगा, 6 से कुछ कम होगा। किस होगा? 7/10 हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई? सही है। अच्छा, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो एफिशिएंसी का खेल है वो किस प्रकार से चलता है। दूसरा आपका एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको और समझते फिर सवालों की बात करेंगे, है ना। अब देखो, अगर मैं आपसे बात करूं एफिशिएंसी की, तो अगर मैं आपसे कहता हूं ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से
20% ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 20% ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर बी की 20% का मतलब होता है 1/5। तो अगर बी की एफिशिएंसी 5 है, बी की एफिशिएंसी अगर 5 है तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 5 से 1 ज्यादा 6, 5 से 1 ज्यादा 6। यानी मुझे पता चला ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 6:5। अगर मैं समय की बात कर दूं तो समय में यही रेशियो पलट जाएगा, यही रेशियो ए और बी के समय में पलट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 5/6। ये कितना हो जाएगा? 5/6। तो अब इस तरीके से अगर आपको कभी कंडीशन आती है, मान लीजिए आपसे कहा जाता है यही कंडीशन, ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी से 20% ज्यादा है। क्या है? 20% ज्यादा है। और ए अगर मान लो, ए अगर मान लिया जाए इस काम को करने में 15 दिन लेता है, तो बी इस काम को करने में कितने दिन लेगा? ए 15 दिन तो बी कितने दिन? अब देखो यहां पे हमें क्या पता है, अगर ये इससे 20% ज्यादा है, यानी अगर ये 100 है, मैं ऐसे लिखूं, ये 120 हो जाएगा। 20% ज्यादा है। अभी मैं इसको इस तरीके से आपको बता रहा हूं, फिर फ्रैक्शन से भी बताऊंगा। ये 100 है तो ये 120 हो जाएगा। तो आपको पता है ये टाइम के लिए पलट जाएगा, टाइम के लिए पलट जाएगा, यानी ए 100 है, बी 120 हो जाएगा। अब ऐसा मत सोचना कि ए 100 ले रहा है, ये 120 होना, इतना मत सोचो। ए अगर 100 है तो ये 120 होगा, सिंपल सा फंडा। आप उसे ये मत करना कि इसका टाइम इससे 20%, ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं करना है। सिंपल सा, अगर ये 120 है, ये 100 है, तो यहाँ पे समय 100, ये 120। तो 15 अगर 100 के बराबर है तो 120 कितने के बराबर होगा? ठीक है, 20 से 5 बार, 20 से 6 बार, 5 से 3 बार, 18। सही है। और फ्रैक्शन वाला पार्ट तो है ही, जो ये भी मैंने आपको बताया। 20% का मतलब 1/5, 5 से 1 ज्यादा, यानी आप सीधे सीधे 1/5 आ रहा है ना, तो 15 5 के बराबर, 5 से 1 ज्यादा 6, 3 18। क्लियर है? अच्छा, कई बार ये चीजें दुगने तिगने के फॉर्म में बोली जाती हैं। क्या बोला जाता है? ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी की दुगनी है। ए की एफिशिएंसी बी की एफिशिएंसी की दुगनी है, तो ये 2:1 हो गया। बी अगर 1 है तो ए 2 हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है? ए की एफिशिएंसी बी की दुगनी है। अच्छा, अगर इस सवाल में आपसे कहा जाए बी से ए 10 दिन कम लेता है, बी से ए 10 दिन कम लेता है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आप देखिए, आपको पता है समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा। समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:2। तो आपको पता चला 1 दिन का अंतर आ रहा है। कितने दिन का अंतर आ रहा है? 1 दिन रेशियो का अंतर आ रहा है। जब 1 रेशियो का अंतर आता है तो 10 दिन का अंतर आता है। तो ए के द्वारा लिया गया समय कितना होना चाहिए? 10, और बी के द्वारा लिया गया समय कितना होना चाहिए? 20। 1:2 रेशियो। अब मान लो अगर आपसे कहा जाए ए बी मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो आप ज्यादा मेहनत ना करें। आपको पता है यहां पे देखो, ए 10 दिन काम करता है, हर दिन कितना काम कर रहा है? 2। यहीं से हम लोग सॉल्व करेंगे। ए 1 दिन में कितना काम करता है? 2 काम करता है, 10 दिन तक काम करता है। ए की वैल्यू 10 आ रही है। ए 10 काम करता है, हर दिन में 2 काम करता है, यानी कुल काम क्या हो जाएगा? 10 × 2। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 10 × 2। अब ये दोनों मिलकर करेंगे, यानी 2 और 1 3 काम करेंगे। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितना करेंगे? 2 + 1 3। तो 10 × 2 डिवाइड बाय 3, आपका आंसर कितना आ गया? 10 × 2 डिवाइड बाय 3, आंसर आपका आ गया 20/3, या आप कह सकते हो 6 सही 2/3। आप चाहें तो डेज निकालने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहे तो इसकी डेज निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप एक कॉन्सेप्ट ये लगा सकते हैं, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी 2:1 है, और ए जो है अगर वो बी से 10 दिन कम लेता है काम करने में, तो आपके दिमाग में क्या बात आती है कि 10 दिन बी ने अकेले काम किया। कितना काम किया होगा? 10 × 1। 10 दिन बी ने अकेले काम किया, तो 10 × 1 काम किया। ये काम अगर ए कर रहा है तो वो इसलिए जल्दी कर ले रहा है। ये 10 दिन ए क्यों काम नहीं कर रहा है? क्योंकि हर दिन वो बी से 1 काम ज्यादा करता है।
तो ये जो काम 10 इंटू 1 हो रहा है वो एक दिन में, इतने दिन में कर रहा होगा। ठीक है, एक कहां से आया, 2 और 1 का अंतर 1। ये आपका क्या बताएगा, ए के द्वारा लिए गए दिन, ये आपको बता देगा ए के द्वारा लिए गए दिन। और फिर वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा 10 इंटू 2 डिवाइड बाय 3। इसको थोड़ा और समझने के लिए हम लोग इसकी रेशियो जो है एफिशिएंसी का वो थोड़ा सा अलग लेते हैं। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो मान लो यहां पे ले लिया मैंने 5:3। ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो ले लिया 5:3 और मैंने आपसे कहा ये जो काम है, अंतर है इनके बीच का, इनके बीच के टाइम का जो अंतर है, बी और ए के टाइम का जो अंतर है वो मान लीजिए 30 दिन का है। ए और बी के बीच के टाइम का जो डिफरेंस है वो 30 दिन का है। तो अब हमें क्या पता चला, ध्यान से देखना कि 30 इंटू 30 दिन का जो अंतर है, बी ने हर दिन 3 काम किया होगा। 30 दिन बी ने हर रोज 3 काम किया होगा। ये काम जो है वो ए अपने ही निर्धारित समय में कर रहा है, क्योंकि ए इससे हर दिन 2 काम ज्यादा करता है। ये जो 30 इंटू 3 काम आ रहा है ये ए ने अपने ही समय में कर लिया, क्योंकि उसने हर दिन 2 काम एक्स्ट्रा किया, 2 से इसे डिवाइड कर दिया, 2 से ये चला गया 15 बार, 15 इंटू 3 45। तो आपको पता चला ए इस काम को 45 दिन में कर सकता है। ए इस काम को 45 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 45 इंटू 5। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 45 इंटू 5। 5 काम कर रहे हैं ना ए हर रोज। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे, या बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा। बी अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो 45 प्लस 30 कर दो, कितना हो जाएगा 75। और अगर दोनों मिलकर कह रहे हैं तो 45 इंटू 5 डिवाइड बाय 8, ये कितना हो जाएगा 225 डिवाइड बाय 8। सही है ना, आप इसे सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। चलिए, तो अब जो है एफिशिएंसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है एमडीएच का, उसे जब अभी हम लोग थोड़ा एफिशिएंसी के सवाल कर लेंगे उसके बाद डिस्कस करेंगे, है ना। क्योंकि अभी ये जो एफिशिएंसी है उसको हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ा है, और वहां पे एफिशिएंसी पर बेस्ड सवाल अभी हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे और उनसे सीखेंगे वो कैसे अच्छे से किया जाता है। ये अब हम लोग अगले सेशन में करेंगे, पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। उम्मीद करते हैं आज का जो सेशन था टाइम एंड वर्क का उसने आपका बेस क्लियर किया होगा, आपको टाइम एंड वर्क इंटरेस्टिंग लगा होगा, और इंटरेस्टिंग लगेगा जब हम इनके सवालों को करेंगे हल आपके साथ। पर अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो गुरु अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अब हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।